हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो हमने करनी है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के बारे में आप सारे जानते ही होंगे। मलेरिया बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है। ठीक है, तो मलेरिया की आज हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। अब जो मलेरिया वर्ड है, मलेरिया जो टर्म है, ये कहाँ से डिराइव हुई है? इसका मतलब है बैड एयर। ठीक है, अब जो बैड एयर है, बैड एयर का मतलब ये नहीं है कि स्मेल है एयर में या फिर उस हिसाब से हम गंदी हवा बोल रहे हैं। बैड एयर इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इनिशियल टाइम पे जब ये ज़्यादा स्प्रेड हुई थी, बहुत डेडलीस्ट डिजीज़ थी। डेडलीस्ट डिजीज़ क्यों बोलते हैं? जैसे आज के टाइम पे हम कोविड को बोलते हैं डेडलीस्ट डिजीज़ है, बहुत ईजिली स्प्रेड होती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ वगैरह होती हैं। उसी हिसाब से आज नहीं बट काफ़ी साल पहले पुरानी बात है, जब ये इनिशियली स्टेज में थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। मैन काइंड को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था। ठीक है, तो उसी की वजह से इसको बोला जाता है बैड एयर। ठीक है, बैड एयर, गंदी हवा चली और जहाँ जहाँ हवा गई तो वहाँ लोगों की डेथ्स हुई। ठीक है, उसके बेसिस पे बोला जाता है। उसके बाद अगर इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें कि कौन सा पैथोजन है जो मलेरिया कॉज करवाता है, तो हमारे पास एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कराता है? मलेरिया कॉज करवाता है। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मोडियम है, रहता कहाँ है और किस तरह से डिजीज़ करवाता है, वो देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। देखो, ये ट्रांसमिट होता है एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब एनोफ्लिस मॉस्किटो जो हमारे इधर पाया जाता है वो एनोफ्लिस ही होता है। और मॉस्किटो की काफ़ी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे एनोफ्लिस है, उसके बाद एडिस मॉस्किटो होता है। ठीक है, एडिस मॉस्किटो, और एक और टाइप होती है, 3 मेन टाइप होती है मॉस्किटो की। तो हमारे जो मलेरिया के रिगार्डिंग है वो कौन सी है? एनोफ्लिस मॉस्किटो। अब ये एनोफ्लिस मॉस्किटो जो है, प्लाज्मोडियम आधी अपनी लाइफ साइकिल मॉस्किटो में कंप्लीट करता है, आधी मेन में करता है, और पर्टिकुलरली फीमेल मॉस्किटो। अब देखो, ये फीमेल मॉस्किटो, आपको कोई पूछ सकता है कि हम फीमेल मॉस्किटो क्यों पर्टिकुलरली बोलते हैं, मेल क्यों नहीं बोलते? एक्चुअल में होता क्या है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, प्लाज्मोडियम अगर उसमें हो तो मलेरिया कॉज करवाएगी। ज़रूरी नहीं हर एक फीमेल मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम होता है, बट फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन के ब्लड पे फीड करती है। उसका ह्यूमन ब्लड फीड करने का रीज़न क्या होता है? फीमेल की बॉडी में जो एग होते हैं, फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में जो एग होते हैं, उनको मैच्योरेशन के लिए चाहिए होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन और आयरन, आयरन इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो। अगर हीमोग्लोबिन नहीं, आयरन चाहिए होता है, और वो आयरन उसको मिलता है ह्यूमंस के ब्लड से। ठीक है, इसी वजह से उसने अडॉप्ट किया हुआ है कि वो ह्यूमन के ब्लड पे फीड करती है। एक्चुअल में उसको हमारे से कोई दुश्मनी नहीं होती है, उसको अपने एग की मैच्योरेशन करवानी होती है, इसलिए वो ब्लड पे फीड करती है, क्योंकि उसके चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है एग की मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, तभी हमेशा यूज़ किया जाता है फीमेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो जो है वो प्लांट्स वगैरह के मटेरियल पे फीड करके सर्वाइव कर लेता है। मेल मॉस्किटो को ज़रूरत नहीं होती हमारे ब्लड की, और फीमेल मॉस्किटो इसीलिए हमारे ब्लड पे ज़्यादा क्या करती है, फीड करती है, ताकि एग्स की प्रॉपर मैच्योरेशन हो। ठीक है, अब जो फीमेल मॉस्किटो है, अगर वो किसी ऐसे पर्सन को बाइट करेगी जो इन्फेक्टेड है, जिसमें प्लाज्मोडियम पहले से है, तो उसको बाइट करेगी, वहाँ से प्लाज्मोडियम कैरी करेगी, फिर साथ में कोई और नॉर्मल बंदा होगा, उसको बाइट करेगी, तो वो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड से आए इधर जाके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है रन करती है। अब जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन पैरासाइट जो है, इसको लेवेरन ने डिस्कवर किया था 1880 में। उसने बताया था कि ये जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, और ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। ठीक है, लेकिन जो लाइफ साइकिल है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की, सॉरी मलेरिया की नहीं बोलेंगे हम, प्लाज्मोडियम की बोलेंगे। लाइफ साइकिल आधी मेन में चलती है, आधी मॉस्किटो में चलती है। इसको रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था 1902 में। उसने बताया था कि इस तरह की आधी लाइफ साइकिल इसमें चलेगी मॉस्किटो में, आधी लाइफ साइकिल चलेगी मेन में। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने कल आपको बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड जिसमें पैरासाइट बॉडी में जाके डिवाइड कर रहा होता है, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सिम्टम शो नहीं करती। खुद हमारी बॉडी जो है नेचुरली उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बना रही है, या उसको एनगल्फ कर रही है। जो भी तरीके हैं हमारे नेचुरल, उनको यूज़ करके उसको किल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब किलिंग नहीं होती, पैरासाइट का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी सिम्टम्स शो करती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है? जब पैरासाइट नंबर इंक्रीज़ कर रहा है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, अब जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज़ हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स है, ओवेल है, फेल्सीपेरम है, और मलेरिया है। ये हमारे पास 4 स्पीशीज़ हैं। इनका एक का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है, 17 डेज़ है ओवेल का, फेल्सीपेरम का 12 डेज़ है, और मलेरिया का 28 डेज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन सारी स्पीशीज़ में से ये जो फेल्सीपेरम है, ये ज़्यादा डेडलीस्ट है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ज़्यादा डेडलीस्ट है कंपैरिजन टू 4।
ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि सिम्टम्स क्या होंगे, जिस बंदे को मलेरिया हो जाता है उसको क्या सिम्टम्स रहते हैं, उसको सिम्टम्स क्या रहते हैं, पहले बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, मतलब इतनी शिवरिंग होगी, बहुत ठंड लगेगी, एक्सट्रीम कोल्ड होगा। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाएगा, बहुत फीवर निकलेगा, और फीवर के बाद क्या होती है, स्वेटिंग होती है, मतलब ठंड लगना, देन बुखार निकलना, देन उसके बाद स्वेटिंग होना। ये साइक्लिक वे में रन करता है, ठीक है, ये साइकिल चलती है, चिलिंग, फीवर और स्वेटिंग की साइकिल जो है अल्टरनेट वे में चलती है, ठीक है। उसके अलावा नोजिया हो जाता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत हो सकती हैं, ठीक है। ये इसके पर्टिकुलरली सिम्टम्स रहते हैं। मलेरिया का आपने देखा होगा यही, पहले ठंड लगना, देन उसके बाद फीवर निकलना, देन उसके बाद स्वेटिंग होना, ये पर्टिकुलरली इसके क्या रहते हैं, फीचर्स, सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि हम इसको डायग्नोज कैसे कैसे करते हैं, तो मलेरिया टेस्ट किया जाता है, मतलब ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब ब्लड में हमारे आरबीसीज जो है ना, आरबीसीज में प्लाज्मोडियम विजिबल होता है, तो आरबीसीज में प्लाज्मोडियम को देखा जाता है और फिर पता चलता है कि हाँ, इस बंदे को मलेरिया हो गया, ठीक है। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम वेक्टर की किलिंग कराएंगे। वेक्टर कौन है हमारे पास, मॉस्किटो। मॉस्किटो को ही हमने क्या करना है, किल करना है, या मॉस्किटो से खुद को प्रिवेंट करना है अगर हमने मलेरिया को स्प्रेड होने से रोकना होता है। उसके बाद जहाँ पे मॉस्किटो क्या करता है, जहाँ उसकी लाइफ साइकिल रन करती है, जहाँ वो एग ले करता है, एग ले पर्टिकुलरली वो जहाँ पे कोई वाटर कलेक्ट हुआ होता है ना, वहाँ पे पर्टिकुलरली करता है। तो जहाँ वाटर कलेक्टेड है उस वाटर बॉडी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे कभी कभार हमारे छतों पे टायर पड़े होते हैं, उन पे वाटर कलेक्ट हो जाता है, कोई ऐसे टंकी है टूटी हुई, उस पर वाटर कलेक्ट, रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, उसमें पर्टिकुलरली मॉस्किटो क्या करता है, एग ले करता है। तो उन चीज़ों को हमने क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। अपने आसपास पानी ऐसे इकट्ठा नहीं है, स्टेगनेंट वाटर नहीं रखना है, ठीक है। देन उसके बाद लार्वे, मॉस्किटो के लार्वे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दो। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड या केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा किलिंग के अलावा अगर हम बात करें अपनी बॉडी को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, रात को डार्क क्लॉथ्स लगा के सो जाओ, ठीक है। ये एक फैक्ट है कि डार्क क्लॉथ्स लगा के सो जाओ, फिर मॉस्किटो आपको बाइट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ किया जाता है। मॉस्किटो रिपेलेंट हिट आता है हमारे पास, या ओडोमोस क्रीम आती है जो रात को लगा के हम हाथ पाँव पे लगा के सोते हैं, ओडोमोस क्रीम जो रिपेल करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद अपने जो हमारे डोर्स हैं उन पे नेट लगाई जाए, विंडो पे नेट लगाई जाए, ताकि मॉस्किटो की एंट्री को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। उसके बाद अब जो अगर किसी बंदे को हो गया है, हमारे पास हो गया, उसको फीवर हो ही गया है, तो टेबलेट कौन सी दी जाती है, क्यूनोन, क्यूनोन है, क्लोरोक्यूनोन है, या मेपक्राइन है, मेपाक्राइन। ये ही तीन, पर्टिकुलरली क्यूनोन जो है बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वैक्सीन की बात करें, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीन पता क्या होता है, वैक्सीन होता है कि उस वैक्सीन में पर्टिकुलरली जो पैथोजन है, जो पॉजिटिव एजेंट है, उसको एट्यूनेट करके डाला जाता है। एट्यूनेट का मतलब क्या हो गया, वो हमारे पास लाइव होता है लेकिन डिजीज़ कॉजिंग नहीं होता। तो वो पर्टिकुलर पैथोजन एंटर करवाया जाता है ताकि हमारी बॉडी टाइम पीरियड ले, उस टाइम पीरियड में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, ठीक है। लेकिन इस तरह की कोई भी वैक्सीनेशन अभी नहीं है। और वैक्सीनेशन का बेनिफिट क्या होता है, जब हम पैथोजन डालते हैं हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, तो वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग रहती हैं। दोबारा से अगर पैथोजन एंटर करता है तो वो डेडलीस्ट नहीं रहता, ठीक है, उतनी पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं करवाता। वैक्सीन का ये एक्चुअल में मतलब होता है और वैक्सीन का यही बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये मलेरिया के लिए कोई भी पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं बनी हुई, सिर्फ ये वाली कुछ एक टैबलेट्स हैं, मेडिसिन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू क्योर द मलेरिया। आज के टाइम में तो मलेरिया उतना रहा नहीं, मलेरिया हो भी जाता है तो क्यूरेबल है, ज़्यादा डेडलीस्ट नहीं रहा। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में था, अप्रॉक्सीमेटली 1800-1900 के टाइम पे, तो ये बहुत डेडलीस्ट था। जैसे आज के टाइम पे कोविड डेडलीस्ट है, उसी तरह ये था, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अब इस पर पूरा कंट्रोल कर दिया गया है, इराडिकेट ही कर रहे हैं, अब मलेरिया उतना ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।